हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे चैप्टर स्टडी ऑफ गैस लॉ के बारे में और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो है कंसेप्ट ऑफ गैस इक्वेशन। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पर। हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ गैस इक्वेशन के बारे में। स्टूडेंट, हमने ये कहा था कि अगर कोई भी गैस हमारी P प्रेशर कैरी करती है, किसी भी गैस का प्रेशर P है जो वो कंटेनर की वॉल पर लगा रही है, अगर कंटेनर का वॉल्यूम आपका V से रिप्रेजेंट किया जा रहा है एंड टेम्परेचर जो है गैस का वो आपका T से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। 1 मोल गैस के लिए, फॉर 1 मोल गैस, कोई भी गैस आपने ले ली जो 1 मोल है, उसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V से रिप्रेजेंट किया और टेम्परेचर हमने T ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ गैस इक्वेशन हमने कहा था, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, आपका जो प्रेशर, आपका जो सब्सटेंस का वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ये है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, अगर गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ये भी हमने देखा था, तो ये हमारे पास में आ जाएगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और ये कंडीशन होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कंडीशन कांस्टेंट प्रेशर पर अकर हो रही है। अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूँ तो हमारे पास वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P आ रहा था, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देता हूँ तो PV/T इज इक्वल टू K विच इज़ अ कांस्टेंट। ये हमारा आ रहा था और यही हमारे पास में हो जाती है गैस इक्वेशन। यही हमारे पास में क्या हो जाती है, गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल गैस। ये हमारे पास हो जाती है गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल गैस। समझ में आ गई ये बात? ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर लिया था। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, लेट, हमने ये कहा लेट P1, V1 एंड T1 आर इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस। जब आप किसी गैस को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसका इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम आपके पास में ये आ जाता है रेस्पेक्टिवली एंड P2, V2 एंड T2 आर फाइनल प्रेशर। ये ऑब्जर्वेशन के रिजल्टेंट जो प्रेशर है, वो जो ऑब्जर्वेशन के रिजल्टेंट है वॉल्यूम, वो बन जाएगा एंड इट इज़ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस। तो हमें ये बात पता है अकॉर्डिंग टू गैस लॉ, अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन, तीनों का जो रेशियो इस तरह से निकल करके आएगा वो कांस्टेंट होगा। तो हम ये बात जानते हैं P1 V1/T1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2/T2। ये बात समझ में आ गई सभी को? तो ये हमारे पास में गैस इक्वेशन की नई फॉर्म आ जाती है। इतना ये जो फॉर्मूला है गैस इक्वेशन का, ये हम लास्ट क्लास में डिराइव कर चुके थे। तो चलिए हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है हमारे पास में SO2 गैस ऑक्यूपाई 512 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जो वॉल्यूम है वो 512 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वो कैरी कर रही है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमें इसका वॉल्यूम पता लगाना है एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 720 mm ऑफ Hg। आपको क्या करना है, टेम्परेचर बदल दिया और प्रेशर बदल दिया, नई कंडीशन में हमारा SO2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये आपको पता लगाना है। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर आपसे सॉल्यूशन की बात कर लेता हूँ, क्या मुझे इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है, इट इज़ 512 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्या हमें इनिशियल प्रेशर दिया गया है? दिया गया है क्या? स्टूडेंट देखो यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मैंने लास्ट क्लास में लिखाया था, आपको बताया था ये होता है 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। तो प्रेशर हमारा अगर स्टैंडर्ड है तो वो होगा 1 atm, लेकिन हमारे पास जो सेकंड प्रेशर दिया गया है वो mm ऑफ Hg है, तो 1 atm को हमने लिखा था इट इज 760 mm ऑफ Hg। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रही है बात? इनिशियल प्रेशर हमारा mm ऑफ Hg में इतना हो जाएगा। टेम्परेचर की बात करते हैं, इनिशियल टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हम इसे 273 केल्विन ले लेते हैं। ये कंडीशन है हमारी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की, वॉल्यूम आपको गिवन है। चलिए फाइनल अगर हम पहुंचते हैं तो V2 को मैंने मान लिया x सेंटीमीटर क्यूब है। हमारा प्रेशर देखो, अब प्रेशर कितना बदल गया है? प्रेशर बदल गया है 720 mm ऑफ Hg। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ, टेम्परेचर है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ये मेरे पास में 27 प्लस 273 इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? ये हमारे पास में सॉरी नॉट 300 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन हो जाएगा। स्टूडेंट जो आपको डेटा चाहिए था, क्या वो सारा का सारा डेटा आप लोगों को यहाँ पर मिल गया है? मिल गया है या नहीं मिल गया है? तो हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पर इस वाली वैल्यू में अगर पुट कर देते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? इट इज़ 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, इट इज़ P1 मल्टीप्लाई बाय 512 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय T1 हो जाएगा 273 एंड इट मस्ट बी इक्वल टू P2 हमारा कितना हो जाता है 720 mm ऑफ Hg मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि V2 हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय हमारे पास में आ जाएगा 300 केल्विन। स्टूडेंट अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को x के लिए सॉल्व करते हो तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाती है x इक्वल टू 593.79 क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना वॉल्यूम हमारा आ जाता है। तो स्टूडेंट बाय सॉल्विंग ऑल दीज इक्वेशन हम लोगों ने जो गैस इक्वेशन है उससे जो न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है उसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। समझ में आई ये बात आपको कैसे इसे अप्लाई किया जाता है? स्टूडेंट ये जो गैस इक्वेशन हमने निकाली थी इट इज़ बेस्ड ऑन द बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। क्लियर है? हमने इस लॉ में अभी तक एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को इंक्लूड नहीं किया है। ओके, हमने इस एक्सप्रेशन में एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को इंक्लूड नहीं किया है, तब हमारे पास में गैस इक्वेशन आ जाती है। ओके, तो आज की क्लास में हम जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारे पास में है आइडियल गैस इक्वेशन। हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है आइडियल गैस इक्वेशन। कोई भी गैस जो आपको दी गई है उसकी आइडियल इक्वेशन क्या हो सकती है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखो हमने ये माना
हमने ये माना कि हमारे पास प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. According to Charles' law, volume is directly proportional to the temperature, and according to Avogadro's hypothesis, according to Avogadro hypothesis, हम ये जानते हैं under similar condition of temperature and pressure, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर दो अलग अलग हमारे पास में वॉल्यूम सेम है अलग अलग गैसेस का, तो उन गैसेस के नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होंगे. तो हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ गैस. हाँ या नहीं? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ गैस. ये हमारे पास बन जाती है इक्वेशन 1, ये हमारे पास बन जाती है इक्वेशन 2, और ये हमारे पास बन जाती है इक्वेशन 3. तो हमने बात की ऑन कंबाइनिंग, क्या क्या कंबाइन करना है आपको. फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन. तीनों ही इक्वेशन को अगर आप कंबाइन कर देते हो तो आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू NT/P. यस और नो? आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं? बिल्कुल हम लिख सकते हैं. इसको और हम मॉडिफाई कर सकते हैं, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT. हम ऐसे भी लिख सकते हैं. और स्टूडेंट आप ये बात जानते हो, जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हटाया जाता है, साइन हटाया जाता है, तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है. तो वो कांस्टेंट आ जाता है हमारे पास में R. तो ये जो R है हमारे पास में, ये क्या है हमारे पास, ये एक मोलर गैस कांस्टेंट है. ये क्या है हमारे पास में, मोलर गैस कांस्टेंट आ जाता है. और ये जो हमारे पास में इक्वेशन आई है, इसे ही कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन. इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन. और ये हमारे पास n मोल ऑफ गैस के लिए अवेलेबल है. अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 मोल के लिए आ जाएगा, n इक्वल टू 2 है तो 2 मोल के लिए आ जाएगा. तो ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पर डिराइव की है, इट इज़ फॉर n मोल इक्वेशन. यहाँ पर n क्या है? मोल ऑफ गैस. क्लियर है ये बात? सबको समझ में आ रही है? तो ये हो जाती है हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन. स्टूडेंट प्लीज़ इसे नोट कीजिएगा. हम इसको और ज़्यादा कैटेगराइज करने वाले हैं और ज़्यादा हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं. इस इक्वेशन को नोट कर लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर आप लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन किस तरह से डिराइव की गई है ये समझ में आ गया है, तो हम बात कर रहे थे आइडियल गैस इक्वेशन हमारी क्या हो जाती है, इट इज़ PV इज इक्वल टू nRT, वेयर यहाँ पर हो क्या रहा है, n इज इक्वल टू मोल ऑफ गैस. n जो है हमारे पास में गैस के मोल बन जाते हैं और R जो है हमारे पास में एक मोलर गैस कांस्टेंट आ जाता है. R जो है हमारे पास में एक मोलर गैस कांस्टेंट आ जाता है. तो लेट W ग्राम ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का हमने W ग्राम ले लिया है और इस गैस का मोलर मास हमने मान लिया ये कैपिटल M है. लेट W ग्राम ऑफ गैस, जिसका मोलर मास WM है, वो यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं. देन मोल ऑफ गैस कितना हो जाएगा, मोल ऑफ गैस ये कितना हो जाएगा, आपको पता है मोल निकालना हमने प्रीवियसली स्टडी किया है. तो मोल ऑफ गैस कितने हो जाएंगे, गिवन वेट मोल स्मॉल n कितना हो जाएगा हमारा, गिवन वेट ये कितना है हमारा W डिवाइड बाय मोलर मास, ये हमारे पास में कितना है कैपिटल M. तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W बाय M. तो हम यहाँ पर गैस इक्वेशन लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू W डिवाइड बाय मोलर मास इंटू RT.
यस और नो, हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ से प्रेशर इज इक्वल टू W डिवाइड बाय वॉल्यूम इन मल्टीप्लाई बाय यहाँ डिवाइड बाय मोलर मास, ये कर सकता हूँ। देखो ये रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो सब टर्म है ये आपके पास बन जाती है डेंसिटी ऑफ गैस। ये आपके पास क्या बन जाएगी? डेंसिटी ऑफ गैस। ये ब्रैकेट वाली टर्म आपकी बन जाती है जिसे मैं स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस मल्टीप्लाई बाय मोलर गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ गैस। ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है इसे कहा जाता है मॉडर्न गैस इक्वेशन। इसे कहा जाता है मॉडर्न गैस इक्वेशन। इज दिस क्लियर? डेंसिटी को आप देखो, वेट दिया गया है गैस का, मोलर मास आपको पता है तो आप मोल्स निकाल सकते हो। वेट और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो हमारा डेंसिटी बन जाएगा। तो प्रेशर, डेंसिटी, मोलर कांस्टेंट, टेम्परेचर और मोलर मास के बीच जो रिलेशन है वही हमारा हो जाता है मोलर गैस इक्वेशन। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास नेचर ऑफ मोलर गैस कांस्टेंट। जो हमारे पास में गैस कांस्टेंट आ रहा है R, उसका नेचर क्या होगा, हमें यहाँ पर इसकी यूनिट पता लगानी है। स्टूडेंट देखो, पूरे डेरिवेशन में, पूरे एक्सप्लेनेशन में प्रेशर क्लियर है क्या होता है, उसकी यूनिट क्लियर है। वॉल्यूम क्या होता है उसकी यूनिट क्लियर है। मास, मोलर मास भी आप जानते हो। टेम्परेचर क्या है उसकी यूनिट भी क्लियर है। लेकिन यहाँ पर R एक नया कांस्टेंट हमारा इंट्रोड्यूस हो गया है। तो हमें यह पता लगाना है कि R की यूनिट क्या हो सकती है, जो मोलर गैस कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या हो सकती है, वही हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं। देखो आप ये बात जानते हो, हमारे पास अगर प्रेशर है, प्रेशर हमारे पास में होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। हम प्रेशर क्या बताते हैं? गैस का कोई भी मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक चैम्बर है, कंटेनर है, ये गैस का मॉलिक्यूल है। ये गैस का ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर की वॉल पर कितने फोर्स से हिट कर रहा है, और वो भी पर यूनिट एरिया, यही उसका प्रेशर बन जाएगा, यही उसका प्रेशर बन जाता है। तो प्रेशर क्या होगा हमारे पास में? फोर्स पर एरिया। ओके, हमारे पास में अगर एरिया है तो एरिया एक 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, यस और नो? बिल्कुल है। तो क्या मैं इसे फोर्स पर लेंथ स्क्वायर कह सकता हूं? स्टूडेंट ये बात आप जानते हो कि एरिया जो है वो जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर में एक मेजर किया जाता है, तो हम लेंथ स्क्वायर से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं वॉल्यूम के बारे में, तो आप ये बात जानते हो वॉल्यूम की यूनिट हमारे पास में 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है। ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, मीटर क्यूब हो सकता है, ओके, या डेसीमीटर क्यूब हो सकता है। अल्टीमेटली ये लेंथ का क्यूब है। वॉल्यूम 3D क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास में बन जाएगा, इसकी यूनिट बन जाएगी लेंथ का क्यूब। यस और नो? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो चलिए, अगर मैं आपसे गैस और आइडियल गैस इक्वेशन की बात करता हूं, तो ये हमारे पास में होती है PV इज इक्वल टू nRT। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से अगर मैं मोलर गैस कांस्टेंट R ले लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं मोलर गैस कांस्टेंट R ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय N इंटू T। ये हो जाएगा हमारे पास में। स्टूडेंट अब देखो, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन की हर क्वांटिटी की यूनिट को इंसर्ट कर देता हूँ, तो देखो प्रेशर की यूनिट क्या है हमारे पास में? इट इज़ फोर्स पर लेंथ स्क्वायर। इट इज़ फॉर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम की यूनिट क्या है हमारे पास में?
क्या ये हमारे पास में लेंथ का क्यूब है? मैंने पहले ही आपको डिराइव करके दिखाया है। स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ कि क्या n की कोई यूनिट होगी? n इज अ मोल ऑफ गैस, तो क्या ये हमारे पास में इसकी कोई यूनिट होगी? स्टूडेंट नहीं होगी, क्योंकि मोल इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर, इट्स अ ग्रुप ऑफ नंबर, कोई यूनिट नहीं है, इट्स अ यूनिटलेस। ओके, टेम्परेचर की यूनिट हम कैलकुलेशन में हमेशा केल्विन ही ले करके चलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से लेंथ स्क्वायर से हमारा क्यूब अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो हमारे पास में गैस कांस्टेंट की यूनिट बन जाएगी, इट इज़ फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइड बाय केल्विन। यस और नो? स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आ रही है? और आप ये बात जानते हो कि जो फोर्स और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन है ये हमारा बन जाता है वर्क डन। तो ये यूनिट हमारी हो जाएगी, इट इज वर्क डन बाय गैस इन अ कंटेनर डिवाइड बाय केल्विन। दिस इज द यूनिट ऑफ अ मोलर गैस कांस्टेंट, दिस इज द यूनिट ऑफ अ मोलर गैस कांस्टेंट। बट स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो हमने निकाला है ये 1 मोल के लिए है। अगर आप n को भी मोल के टर्म में लेना चाहो तो यहाँ पर मोल से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि n जो है हमारा आ भी रहा है, तो चलो इसको मोल ही लिख लेते हैं, शुरू से ही लिख लेते हैं, 1 मोल के लिए कंसिडर न करते हुए। तो हमारे पास में r की यूनिट क्या आ जाएगी? इट इज़ वर्क डन, इट इज़ वर्क डन पर मोल, सॉरी वर्क डन पर केल्विन पर मोल, केल्विन पर मोल। ओके, तो ये हमारे पास में यूनिट बन जाती है मोलर गैस कांस्टेंट की। इसे हम और प्रिसाइजली ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये हमारे पास में यूनिट बन गई किसकी? मोलर गैस कांस्टेंट की। क्लियर है? ये सबको समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये तो था हमारे पास में नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट, नेचर ऑफ मोलर गैस कांस्टेंट। लेकिन स्टूडेंट आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम इसकी न्यूमेरिक वैल्यू निकालना चाहें डिफरेंट यूनिट सिस्टम में, MK सिस्टम होता है, CGS सिस्टम होता है, SI सिस्टम होता है हमारे पास में, कैलोरी भी एक मेजरमेंट हम कर सकते हैं वर्क डन का के। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास मोलर गैस कांस्टेंट की। तो चलिए हम वही लेकर के चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलर गैस कांस्टेंट। जो भी मोलर गैस कांस्टेंट हमारा आ रहा है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप क्या ले सकते हो, ये हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इन MKS सिस्टम में, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं MKS सिस्टम में। हम बात कर रहे हैं 1 मोल of a gas at 1 atm pressure। अगर किसी गैस का 1 मोल हमने ले लिया है उस और वो 1 atm प्रेशर पर है एंड 273 केल्विन टेम्परेचर पे है, तो ये ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? ये ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर का वॉल्यूम। तो अगर मैं इस पूरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हमारे पास में मोल n की वैल्यू 1 हो जाती है, प्रेशर कितना है 1 atm हो जाता है, वॉल्यूम हमारे पास में है 22.4 लीटर, और ये हमारे पास में टेम्परेचर हो जाता है 273 केल्विन फॉर 1 मोल। ये 1 मोल के लिए है स्टूडेंट।
तो हमारे पास में इस पूरे कैलकुलेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट इज़ अबाउट 0.0821. इट इज़ लीटर ATM केल्विन इनवर्स. ओके, यूनिट क्या बन जाएगी? इट इज़ 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स. ये है फॉर 1 मोल के लिए. इट इज़ फॉर 1 मोल के लिए ये वैल्यू आ जाती है. और अगर मैं इसे मोर देन 1 मोल के लिए निकालना चाहूँ तो यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. ओके, तो ये हमारे पास एम के सिस्टम में जो हमारा गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हो जाती है. आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने जो मोलर गैस कांस्टेंट है उसकी यूनिट कैसे निकाली है और उसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कैसे किया है इन MKS सिस्टम. इज दिस क्लियर? समझ में आ रही है बात ये सभी को? चलिए, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इन CGS सिस्टम. सेकंड हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलर गैस कांस्टेंट निकाल रहे हैं इन CGS सिस्टम. अगर मैं CGS सिस्टम की बात करता हूं तो आपका जो प्रेशर है वो मेजर किया जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब में. ओके, प्रेशर जो है मेजर किया जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब में और वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा आपका ml में. वॉल्यूम किस में आ जाएगा? आपका ml में. तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ अ गैस एट, देखो हमें प्रेशर लेना है डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब में, सॉरी हम प्रेशर लेना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में. ठीक है, तो 1 मोल ऑफ अ गैस, अब डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 ATM कितना आ जाता है हमारा? ये आ जाता है हमारे पास 76 इंटू 30.76 इंटू 981. ये पूरी वैल्यू हमारे पास में प्रेशर की हो गई डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में. ठीक है, 76 इंटू 13.67 आएगा. सॉरी स्टूडेंट, इसको करेक्ट कीजिएगा. 13.67 इंटू 981 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा प्रेशर है. और अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ, टेम्परेचर हमारा केल्विन ही है. इट इज़ 273 केल्विन. तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? ये ml में है और विल ऑक्यूपाई 22400 ml. देखो हमने टेम्परेचर केल्विन में ही लिया है बट CGS सिस्टम में हमारा प्रेशर डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है और वॉल्यूम हमने ml में ले लिया है. इज दिस क्लियर? ये सबको समझ में आ रही है बात? तो हम अगर गैस कांस्टेंट की बात करते हैं तो हमने लिया सबसे पहले प्रेशर. इट इज़ 76 इंटू 13.67 इंटू 981. ये है हमारे पास में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वॉल्यूम से जो कि ml में है. इट इज़ 22400 ml. और टेम्परेचर है हमारा केल्विन में. इट इज़ 273 केल्विन. ये भी हमारे पास 1 मोल के लिए ही आ रहा है. तो अगर मैं इसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, अगर हम इसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हमारे पास में आएगा 8.314 इंटू 10⁻⁷. इट इज़ डाइन, नॉट डाइम, इट्स डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ml. इट इज़ केल्विन इनवर्स. ओके, इट इज़ फॉर 1 मोल. और स्टूडेंट ये जो क्वांटिटी है इसे CGS सिस्टम में हम अर्ग के नाम से जानते हैं. तो ये हमारे पास में हो जाएगा 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग इंटू 10⁻⁷ अर्ग केल्विन इनवर्स. ये है फॉर 1 मोल के लिए.
और अगर आप n मोल के लिए निकालना चाहो तो ये हो जाएगा 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इज दिस क्लियर? तो हमारे पास में मोलर गैस कांस्टेंट की CGS सिस्टम में ये वैल्यू हो जाती है। ये हमने निकाला MK सिस्टम में, ये हमने निकाला CGS सिस्टम में। स्टूडेंट प्लीज नोट इट डाउन क्विकली, फटाफट से नोट कर लीजिए। ये आपने नोट कर लिया? आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने ये सारा एक्सप्लेनेशन नोट कर लिया है। तो हम लोगों ने गैस कांस्टेंट मेजर किया MK सिस्टम में और CGS सिस्टम में। अब हम बात कर रहे हैं इन SI सिस्टम। थर्ड हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलर गैस कांस्टेंट इन SI सिस्टम। अगर आप SI सिस्टम की बात करते हो तो हमारे पास में क्या होगा, ये जो अर्ग है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कैलोरी में। और तो हमारे पास में 10⁻⁷ अर्ग जो होगा इट इज इक्वल टू 1 कैलोरी। ये कितना हो जाएगा? 1 कैलोरी में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, नॉट कैलोरी, लेट इट करेक्ट स्टूडेंट, ये थोड़ा सा करेक्शन है इसके अंदर, इट्स जूल। SI सिस्टम में 10⁻⁷ अर्ग जो है वो 1 जूल के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास मोलर गैस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो हमारे पास में मोलर गैस कांस्टेंट की थर्ड वैल्यू आ गई SI सिस्टम में, जो कि जिसकी यूनिट हो जाती है हमारे पास में जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये समझ में आ गई बात? काफ़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन हमारी अभी तक रही है। अगर हम बात करते हैं कैलोरीज में, स्टूडेंट फोर्थ जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे गैस कांस्टेंट की, ये है हमारे पास में कैलोरीज में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा अर्ग है उसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग कैलोरी में। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो 1 कैलोरी होती है, 1 कैलोरी जो होती है इट इज़ 4.184 इंटू 10⁻⁷ अर्ग। इतने अर्ग के बराबर ये होगी। ये भी एनर्जी की ही यूनिट है, वर्क डन की यूनिट आप कह सकते हो। ओके, क्योंकि हमें पता है वर्क डन और एनर्जी की यूनिट जो है वो सेम ही होती है। तो क्या मैं यहाँ से 1 अर्ग जो है, हम 1 अर्ग जो है 1/4.184 इंटू 10⁻⁷ कैलोरी लिख सकते हैं? यस और नो स्टूडेंट? क्या ये रिलेशन भी हमारा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो अगर मैं यहाँ से गैस को, देखो ये वैल्यू ऑलरेडी आपके पास में अवेलेबल है, मुझे ये जो 1 अर्ग है इसकी ये वैल्यू यहाँ पर असाइन करनी है। स्टूडेंट देख लीजिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, इस 1 अर्ग की वैल्यू ये वाली कैलोरी के लिए मुझे यहाँ पर असाइन करनी है। तो ये आ जाएगा 8.314 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाय 4.184 इंटू 10⁻⁷। अब ये यूनिट हमारी कन्वर्ट हो जाती है कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में। जो यूनिट है हमारी मोलर गैस कांस्टेंट की, ये कन्वर्ट हो जाती है कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में। और अगर आप इस वैल्यू को सॉर्ट आउट कर लेते हो, इसको कैलकुलेट करते हो, तो ये हमारे पास में आ जाएगी अबाउट 1.987 कैलोरी केल्विन इनवर्स कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोगों ने अभी तक जो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है उसके लिए हमने एक्सप्रेशन देखा, और उसमें जो नया हमारे पास में एक गैस कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ था उसकी 4 डिफरेंट वैल्यू हमने देख ली। एक हमने देखी MK सिस्टम में, एक हमने देखी है CGS सिस्टम में, एक हमने देखा SI सिस्टम में, और एक हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैलोरी। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ गई बात आप सभी को कि कैसे कैलकुलेशन करनी है? स्टूडेंट हम जो आगे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे उसमें ये R की वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े।
आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन हमारे पास रही है आज की क्लास में। आगे बढ़ते हैं तो हम कर रहे हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन ये है, देखो एक्चुअल में जो हमारे पास में मोलर गैस कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है वो अलग अलग यूनिट में अलग अलग मेज़र की जा सकती है, तो हम उसी के बारे में अब बात कर रहे हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर गैस कांस्टेंट। मोलर गैस कांस्टेंट जो है आपके पास R, उसको आपको कैलकुलेट करना है। एक कैलकुलेट करना है क्यूबिक सेंटीमीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में। सेकंड आपको कैलकुलेट करना है इसे टोर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में। और एक आपको इसे कैलकुलेट करना है किलो पास्कल ATM नॉट ATM किलो पास्कल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में। ठीक है, तो आपको ये टास्क दिया गया है। तो एक्चुअली ये जो टोर है ये टोर ATM नहीं है, टोर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये किलो पास्कल क्यूबिक सेंटीमीटर है हमारे पास। ठीक है, किलो पास्कल क्यूबिक सेंटीमीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये आप लोगों को किलो पास्कल क्यूबिक सेंटीमीटर लिख लो, इसे लीटर कर लीजिएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारे पास करेक्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अलग अलग कैलकुलेशन करनी है हमारे पास में डिफरेंट यूनिट की मोलर गैस कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, हमें ये बात पता है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन हमें ये बात पता है R इज इक्वल टू PV/T, ये हमारा चल रहा है। फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, देखो हम ले रहे हैं, प्रेशर लिया है हमने 1 ATM, वॉल्यूम आपके पास में है। अगर देखो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ml के बराबर ही होता है। ओके, ध्यान रखिएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 cc लिख रहे हैं, ये 1 ml के बराबर ही है। और आप ये बात जानते हो 1 मोल गैस जो है वो 22,400 ml का वॉल्यूम कैरी करती है। टेम्परेचर जो है हमारा 273 केल्विन ही यहाँ पर रहने वाला है। अगर ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप रख देते हो इस एक्सप्रेशन में, तो R की वैल्यू आ जाएगी 1 ATM मल्टीप्लाई बाय 22400 ml डिवाइड बाय 273 केल्विन, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 82.1 क्यूबिक सेंटीमीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, वैसे तो ये 1 मोल के लिए है, लेकिन अगर आप मोर देन 1 मोल के लिए निकालना चाहो तो मोल इनवर्स भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो हमारा पहला टास्क जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इज दिस क्लियर? ओके, सेकंड की अगर हम बात करते हैं, हमने प्रेशर लिया है टोर में। तो आप ये बात जानते हो कि 1 ATM जो होता है इट इज़ 760 टोर। यस और नो? मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रेशर यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताया था। ये हो जाएगा वॉल्यूम, देखो क्यूबिक सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम हम यही लेने वाले हैं क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर ml के बराबर है। केल्विन 273 ही आएगा हमारा, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 22400 ml और टेम्परेचर जो है वो हमारा हो जाएगा 273 केल्विन। तो हमारे यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है 760 मल्टीप्लाई बाय 22400 डिवाइड बाय 273। यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी इसकी टॉर क्यूबिक सेंटीमीटर केल्विन इनवर्स। ये 1 मोल के लिए है, अगर मोर देन 1 मोल के लिए निकालना चाहो तो आप मोल का भी इन्वर्स कर सकते हो। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 62360। ये वह पूरी वैल्यू आ जाएगी 62630। देखिए कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन हो गई हमारे पास में। इट इज़ बट यूनिट भी चेंज हो गई है। इट इज़ टोर क्यूबिक सेंटीमीटर
केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इज दिस क्लियर? ये आप लोगों को समझ में आ गया। यूनिट कन्वर्जन हम कैसे कर रहे हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझ रहे हैं। ओके तो अगर हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट की, स्टूडेंट आप लोग ये बात जानते हो, प्रेशर अगर 1 atm है तो ये हमारे पास में हो जाता है 101.314, ओके 101.3 किलो पास्कल, ये हमारे पास हो जाता है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है यूनिट कन्वर्जन के बारे में। अच्छा, यहाँ पर लीटर ही है तो वॉल्यूम हमें लेना पड़ेगा 22.4 ही, और टेम्परेचर हमारा केल्विन में ही चल रहा है तो 273 केल्विन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से निकालता हूँ तो ये हमारे पास में आ जाएगा R इंटू प्रेशर कितना है 101.3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 22.4 और प्रेशर टेम्परेचर कितना है केल्विन में, इट इज़ 273 केल्विन। अगर ये सारी कैलकुलेशन आप लोग कर लेते हो तो ये हमारे पास में आ जाती है 8.31 किलो पास्कल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इज दिस क्लियर? तो हम लोगों ने जब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलर गैस कांस्टेंट पढ़ा था तो उसमें 4 सिस्टम में वैल्यू देखी थी, और अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे मोलर गैस कांस्टेंट की यूनिट को कन्वर्ट किया गया है। इस क्वेश्चन की हेल्प से हमने देखा। स्टूडेंट आई होप आज की लेक्चर में जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है वो आप लोगों को समझ में आई होगी, और यूनिट कन्वर्जन कैसे किया गया है मोलर गैस कांस्टेंट का ये भी आप लोगों ने सीखा। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ नए कंसेप्ट भी इस चैप्टर के पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।